नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ और अब वक्त है खास मुलाकात का। आज हमारे मेहमान हैं राजकुमार रोहिला जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मिलेनियम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजकुमार जी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप कवि हैं, आप स्पिरिचुअल सीकर हैं और सामाजिक सचेतक हैं। राजकुमार जी अपनी बेबाक राय विभिन्न विषयों पर रखते हैं और चूँकि अभी माहौल है चुनाव का, तो आज हम राजकुमार जी से चुनाव के संबंध में ही बात करने वाले हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत ही गहरा लगाव है गुड़गांव की मिट्टी से और आप जो है ज़मीन से जुड़ के कार्य करते रहे हैं। आप सबसे पहले सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि गुड़गांव विधानसभा के चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं? हाँ, गुड़गांव विधानसभा की जहाँ तक हम बात करें, पहली बात तो ये कि हरियाणा की हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ बड़ा टफ और त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। जहाँ तक मुख्य समस्या और बिंदुओं की हम बात करें जो गुड़गांव की जनता को चाहिए, वो है मेनली ट्रैफिक का जाम। बहुत ज़्यादा जैम है और आप अगर हाईवे भी देखें, जयपुर हाईवे भी, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दूसरा है जो ओल्ड गुड़गांव है, उसमें तो अब एलिवेटेड सड़कों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी को गुड़गांव से एग्जिट करना होता है वो पूरे शहर को ट्रैफिक जाम झेलते हुए बाहर जाता है। अगर एलिवेटेड रोड होंगे तो यू कैन ईजिली एक्सेस विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन ट्रैफिक इन द सिटी। और दूसरा है जल भराव की समस्या। ये बहुत ही भयंकर है। आप मान के चलें कि लोगों की गाड़ियां तक डूब जाते, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। और हर बार हम इस वादे से रूबरू होते हैं, राजनेताओं के भी और प्रशासन के भी, कि अब की बार हमारी तैयारी पक्की है और मानसून को हम देख लेंगे। पर मानसून का पहला ही आगमन और 1 घंटे की या आधे घंटे की बारिश, फिर ये चीखते चिल्लाते फिरते हैं कि हमारा तो रिकॉर्ड टूट गया, 10 साल में 50 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। तो कुल मिला के समस्या ये है कि ट्रैफिक का, जल भराव का, सीवरेज का, और मेनली जो समस्या है वो है जितनी भी स्कूल की बसेज हैं और स्कूल की जब छुट्टियां होती है तो बच्चों का जो समय व्यर्थ होता है ट्रैफिक जाम के कारण, दैट इज़ वेरी कॉस्टली। बच्चे बहुत देर में अपने घर पहुंचते हैं स्कूल के बाद, क्योंकि सभी स्कूलों की छुट्टियां एट ए टाइम हो जाती हैं एक ही समय में, और सभी स्कूलें बस सड़कों पे आ जाती हैं। तो वो समय स्कूल के बच्चों का बहुत ज़्यादा वेस्ट जाता है। राजकुमार जी, आप बहुत ही ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो संबंधित हैं हर गुड़गांव निवासी से। और एक बहुत ही अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा का, विमेन सेफ्टी का। विमेन सेफ्टी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अभी सुरक्षित माहौल है या इसमें किसी और सुधार की कोई गुंजाइश है, या हमें कोई किसी तरह का और सुधार करना चाहिए? नहीं, वुमेन सेफ्टी की बात करें तो पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ। प्रशासन ने भी काफ़ी लगाम कसी है और काफ़ी उन्होंने उपाय किए हैं, हेल्पलाइन डाली है। लेकिन फिर भी बहुत और कुछ करने का जैसा भी है, बहुत कुछ करने जैसा है गुड़गांव में। स्पेशली जो एरियाज़ हैं, जैसे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये तो नाइट में बिल्कुल ही ऐसा खाली हो जाता है कि उधर से अगर कोई स्कूटी पे या कोई अकेली लेडी आ रही है तो वो अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि दूर दूर तक पुलिस का कहीं नज़र नहीं आती है और वो एक सुनसान रास्ता हो जाता है। और कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं अभी भी सेक्टर्स में जहाँ बिल्कुल डार्क हो जाता है, गप अंधेरा हो जाता है जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ भी हमें ज़रूरत है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है अभी वुमेन सुरक्षा। राजकुमार जी, राजनीतिक रूप से आप तटस्थ व्यक्ति हैं और तटस्थ व्यक्ति की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वह तथ्यों को एग्जैक्ट बताते हैं, वास्तविक स्वरूप में बताते हैं। जो रियलिटी होती है, जो सच्चाई होती है, वो वही बताते हैं। चुनाव का माहौल है, तो इस समय गुड़गांव विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, आप हमें बताइए। देखिए, वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और पूरे हरियाणा की इस पे नज़र है, खाली गुड़गांव की नहीं। जो भी जीतेगा वास्तव में गुड़गांव के लिए वो काम करेगा, क्योंकि सभी की मंशा यही है और सभी का वादा भी यही है। लेकिन अगर आप देखें, मैं शुरुआत करता हूं भाई मुकेश शर्मा जी से, तो वो बीजेपी की टिकट उन्हें मिली है और काफ़ी सालों से वो
पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। काफ़ी पैठ है उनकी, गुड़गांव के हैं वो और काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, तो वो भी बड़े परिचित हैं और लोगों में उनका बड़ा संबोधन है, बड़ा उनका जुड़ाव है। और श्याम प्रेमी हैं वो, श्याम भक्तों के तो वो मतलब बिल्कुल ही बहुत प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं। तो उनका अपना एक वोट आधार है और वो उससे शुरुआत करेंगे और वो एक उनका अपना एक वर्चस्व है और उनको एक आश्वस्त भी हैं वो कि वो गुड़गांव की बाजी को जीत लेंगे। अब आ जाते हैं मोहित ग्रोवर जी के, तो वो उनके पिताजी हैं जो श्री मदन लाल ग्रोवर जी, तो वो भी समाज सेवी रहे हैं। जैसा कि मैं सुना हूँ, मैं देखा तो नहीं उनको कभी, लेकिन काफ़ी सुनने में आता कि वो काफ़ी समाज सेवा करते रहे। उनके पिताजी की विरासत है जो भाई मोहित ग्रोवर जी को मिली है, तो वो उस धरातल पे खड़े होकर के वो भी एक अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और अब की बारी है कि उनको कांग्रेस की सीट भी मिली है, पिछली बार तो वो निर्दलीय थे, तो उनका अपना एक जुड़ाव है और अपना एक वोट बैंक है। तो शायद वो भी आश्वस्त हैं कि भाई अब की बार शायद नहीं है, उनकी भी पार हो जाएगी। अब आ जाते हैं मुख्यतः जो कि नवीन गोयल जी है, मैं उनको गोयल बंधु भी कहता हूँ। और उन्होंने भी गुड़गांव में, अगर मैं ज़्यादा नहीं तो पिछले कई सालों से वो गुड़गांव के हर एरिए और मोहल्लों से लोगों से जा के जुड़े हैं और उनका संपर्क अभियान भी काफ़ी डीप रहा है और लोगों की जन समस्याओं को भी उन्होंने जुड़ा और किया। और जैसा भी उनसे बन पड़ा, क्योंकि वो पावर में तो थे नहीं, तो एक समाज सेवी के रूप में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। फिर कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह का भी उन्होंने निर्माण करके लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया और वो भी आश्वस्त हैं इस बात को लेके। अब जो मतदाता हैं गुड़गांव के, वो तो सबके हैं, वो तो मुकेश शर्मा जी के भी उतने ही मतदाता हैं और नवीन गोयल जी के भी और मोहित ग्रोवर जी के भी। अब बात बनती है कि कौन अपनी किस कारण से लोगों को लुभा पाएगा, लोगों में ये विश्वास दिला पाएगा कि यस, मैं ही आप लोगों की सच्ची नुमाइंदगी कर सकता हूं और आप लोगों की समस्याओं को हल कर सकता हूं, और अगर आप मुझे नेता के रूप में चुनेंगे तो वास्तव में मैं आप लोगों को लेट डाउन नहीं होने दूंगा या आपको नाराज या आपको मतलब रूखा सा नहीं होने दूंगा कि भाई आपने चुना और आप ठगे से महसूस हुए। ये देखो, पब्लिक में तो ये विश्वास सभी दे रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो इस विश्वास को दृढ़ता से ये दिलों में जगह बना पाएगा कि यस। बाकी देखते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, गुड़गांव की जनता है, मेन तो जनता जनार्दन है, किसको चुनती है। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला आपकी बार जो लग रहा है, लेकिन देखते हैं। और गुड़गांव की जनता जिसे चुनेगी, अच्छे कोई चुनेगी, जो चुना जाएगा वह अच्छा भी साबित होगा, आप देख लीजिए। राजकुमार जी, अभी शीघ्र ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे और हरियाणा में नई सरकार बनेगी और अभी हाल ही में हमारे केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। आपके अनुसार हरियाणा सरकार के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे और केंद्र सरकार को अभी किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन कार्यों को लेकर प्रायोरिटी पर काम करना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रव्यापी होते हैं, वो राष्ट्र के को परिदृश्य में रख के लिए जाते हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो जब समन्वय होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, तो वो समन्वय बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य की प्रगति के लिए। जहाँ तक हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बहुत कुछ होना बाकी है। खाली गुड़गांव से हम हरियाणा की पहचान नहीं दे सकते। अगर आप अंदर जाएं हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा अभी प्रगति नहीं है। आप भिवानी, हिसार, आप इधर चले जाइए, और डीप जो हमारे चरखी दादरी हैं डिस्ट्रिक्ट हैं या रेवाड़ी हैं, अभी झज्जर, इधर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको भी मेट्रो से जोड़ा जाना चाहिए, इनको बहुत अच्छे हाईवे से जोड़ा जाना चाहिए, और शिक्षा और मेडिकल के बहुत ज़्यादा वहाँ आयाम, नए आयाम स्थापित होने चाहिए। खेल के मामले में हरियाणा काफ़ी परचम लहराया है, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी हरियाणा को अभी बहुत कुछ ऊंचाइयों को छूना बाकी है। स्पेशली जो उनकी आधारभूत सुविधाएं हैं खिलाड़ियों को, वो अभी भी बहुत दूर जाते हैं। कुछ स्टेडियम्स हैं, सोनीपत में हैं और इधर उधर हैं, लेकिन अभी उस पर भी और काम होना बाकी है। बेरोज़गारी की समस्या है, ये हम भी मानते हैं, पूरा देश भी मानता है, लेकिन बेरोज़गारी केवल जब बीए करके हम बैठ जाते हैं
और हम कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, मैं उसे बेरोजगारी नहीं मानता। बेरोजगारी तब है जब आपके हाथ में हुनर है और फिर भी आपके पास काम नहीं है, तो बेरोजगारी है। सिर्फ डिग्री ले लेना, एकेडमिक डिग्री ले लेना किसी भी काम के लिए या जॉब के लिए श्योरिटी नहीं है। BA MA इज ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मैं युवाओं को भी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब भी आप हायर डिग्री या हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन ए स्किल। जॉब ओरिएंटेड आप स्टडी करें, आप कोई भी काम करें ऐसा करें जिसमें जॉब ओरिएंटेड है। अकेली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से बात नहीं बनती। जी राजकुमार जी, केंद्र सरकार के मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं केंद्र की बात करूँ तो आज भी राजधानी हमारी राजधानी जैसी नहीं है। दिल्ली केवल वोट बैंक बन के रह गई। आप आज जाके देखें, दिल्ली की सड़कों पे इतना जाम है, खड्डे हैं, पानी भर जाता है। क्या राजधानी किसी देश की ऐसी होनी चाहिए? नहीं, वो राजधानी केवल नेताओं के लिए रह गई। आम जनता तो उसमें त्रस्त है। गंदा पानी पाइपों में आ रहा है, सरकारी स्कूलों में उतनी सुविधाएं नहीं है। आप मेडिकल में, आप एम्स में चले जाएं या दूसरे में, लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक से नहीं। इसे तो हम राजधानी नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि राजधानी हमारी वेल प्लान्ड नहीं रही, और राजधानी को हमने झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों का एक शहर बना दिया, और ना चौड़ी सड़कों का कोई प्लानिंग है। आप सिर्फ थोड़ा सा आप लुटियन जोन्स को देख लें तो बस ठीक है, वहाँ तक अगर दिल्ली आप जानते हैं, अगर उसी को राजधानी कहते हैं तो ठीक है। लेकिन आप दिल्ली और NCR को अगर राजधानी क्षेत्र कहते हैं तो मैं समझता हूँ हम भारत की राजधानी को राजधानी कहलाने लायक के तौर पे नहीं लेके आए उस शहर को। राजकुमार जी, चुनाव के मद्देनज़र सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। लोगों की तो लॉटरी लगने वाली है जिस तरह के घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, यानी बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं हरियाणा वासियों को। ये जो फ्री बीज कल्चर है, जिसमें मुफ्त में रेवड़ियों की तरह चीज़ें बांट दी जाती हैं, इस फ्री बीज कल्चर को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो फ्री बीज की जो घोषणाएं है ना, ये तो ऐसे है जैसे किसी बच्चे को नालायक बना देना। अगर कोई बाप क्या कभी अपने बेटे को कहता है कि बेटा जाओ, आप कुछ भी मत करो, बस घर में आओ, खाना खाओ और आपको खाना मिलेगा, जेब खर्चा मिलेगा, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कुछ करो चाहे ना करो? ना ना ना, ऐसे नहीं। फ्री बीज देना मैं नहीं समझता किसी भी तरीके से ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस पर सबसे ज़्यादा अंकुश लगाना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को ये बात समझनी चाहिए। ये तो सरासर वोट खरीदने वाली बात हुई ना, कि आप हमें वोट दीजिए, हम महिलाओं को हर महीने इतना देंगे, या आप हमें वोट दीजिए, हम लड़कों को इतना देंगे, या हम ये बांटेंगे या वो बांटेंगे। नहीं, ये गलत। चुनाव आयोग को इस बारे में बहुत कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए, और फिर भी अगर कोई पार्टी ये कहती है तो उसके अनाउंसमेंट से पहले चुनाव आयोग से एक उसके लिए सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए कि यस, ये जो डिमांड या ये जो इन्होंने बांटने की बात की है या ये जो स्कीम लेके आए हैं, इस स्कीम का पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने चुनाव आयोग में दाखिल किया, चुनाव आयोग से इन्होंने वो प्रोजेक्ट पास कराया, और तब उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया। आप देखिए, आप BBA नहीं कर सकते, आप MBA नहीं कर सकते, आप छोटी सी डिग्री नहीं कर सकते जब तक आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना सबमिट कर दें। आप PhD का थीसिस नहीं कर सकते पास। और आप इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके और फिर बाद में लोग इतना ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो तो पार होने वाली है नहीं ना। आप खटाखट करना और वर्ड को कहना, शब्दों कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं नहीं समझता ये ठीक है। चुनाव आयोग के सामने उस पार्टी को पूरा रखना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। इट शुड नॉट बी ए टैक्स पेयर मनी। टैक्स पे सबसे ज़्यादा तो इस देश में आज के दिन जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है वो टैक्स पेयर कर रहा है। उसको इंटर्न सुविधा कुछ नहीं मिल रही और वो हर महीने अपना टैक्स पहले दे देता है, तो वो तो गलत है। मेरा मानना ये है कि वो टोटली गलत है। चुनाव आयोग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और हर एक पार्टी से पूछना चाहिए कि आपके पास मनी जनरेशन प्लान कहाँ से आएगा। क्या आप पार्टी फंड से देंगे, क्या आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे या ऐसा कोई मनी जनरेशन करेंगे, कहाँ से ये फंडिंग देंगे, कहाँ से देंगे। अब देखिए आप, मैं तो न्यूज़ चैनल जो सुनता हूँ, नेशनल न्यूज़ चैनल, उन पर कई बार आता है कि बहुत से राज्य हमारे देश के कर्जे में डूबे हुए हैं, बड़े लॉस में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, और फिर हम फ्री बीज की हम घोषणाएं करते हैं स्कीमों की, वो गलत है।
कहीं ना कहीं हम देश को कमज़ोर करते हैं ऐसा करके। बल्कि मैं ये कहता हूँ ज़रूरतमंद जो है सुविधा दो, आप मेडिकल की सुविधा दो, शिक्षा की दो, जो गरीब है उनके लिए आप शिक्षा की योजनाएं दें, बट पैसे बांटने वाली स्कीम ठीक नहीं है। हाँ, सिर्फ बुढ़ापा पेंशन है जो कि जायज़ है, जिसे मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। और जिन नेता का भी ये विचार रहा, जो भी ऐसे पुरोधा रहे कि जिनके मन में ये विचार आया कि बुढ़ापा पेंशन होनी चाहिए, मैं सच में नतमस्तक हूँ उस विचार के प्रति और उस योजना के प्रति जो क्रियान्वित की गई बुजुर्गों के लिए, वो मैं एग्री हूँ। अदर देन दैट देयर शुड नॉट बी एनी फ्री मनी सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। राजकुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और मिलेनियम न्यूज़ के सभी दर्शकों का राजकुमार रोहिल्ला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप निरंतर बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको ऐसी मुलाकातें पसंद हैं और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप अपना सवाल से हमें परिचित करवा सकते हैं। हम हमारे ख़ास मेहमानों से आपके सवाल पूछेंगे और आप जान सकते हैं कि उनके उत्तर या प्रतिक्रियाएँ आपके सवालों को लेकर क्या है। आप जुड़े रहिए मिलेनियम न्यूज़ के साथ, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए। जैसा कि कल 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर है मतदान का दिवस। हरियाणा विधानसभा 2024 का मतदान होना है 5 अक्टूबर को। मिलेनियम न्यूज़ की ओर से मैं और मेरी टीम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि मतदान अवश्य कीजिए, राष्ट्र हित में मतदान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।